नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका पटवारी का है, पंचायत सेक्रेटरी का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, या फिर आने वाला JBT का एग्जाम भी हो सकता है। कोई सा भी एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेस इन मोहनजोदड़ो। तो बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो में बोलते हैं किस संरचना को सबसे अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान जो है वो माना जाता है। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसका एक प्रमुख स्थल है। इसकी खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। ये पाकिस्तान में आता है और सिंधु नदी के किनारे जो है वो आता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, पब्लिक इंपॉर्टेंट स्पेस देखने को मिला, वो था द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी कि एक विशेष स्नानागार यहाँ पर देखने को जो है वो मिला। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम मोहनजोदड़ो की ही स्पेसिफिक वे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, यहाँ पर जो है वो मृतकों का टिल्ला देखने को मिला, एक यहाँ पर जो है वो ग्रेट बाथ देखने को मिला जिसको विशाल स्नानागार बोलते हैं वो देखने को मिला। यहाँ पर एक अन्नागार देखने को मिला जहाँ पर अन्न रखते थे, वैसा एक चीज देखने को मिली। यहाँ पर जो है वो एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांसे से जो था वो बनी हुई थी। कुम्हार के भट्टे यहाँ पर जो है वो मिले हैं और कुम्हार के 6 भट्टे यहाँ पर जो है वो मिले हैं। पशुपति के अंकन की मोहर भी जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपति के अंकन की मोहर जो है वो कहाँ पर मिली है। ये सारी चीजें हमें मोहनजोदड़ो में देखने को जो था वो मिली थी। इसके अलावा जैसे कि इंडस वैली में और भी बहुत सारी साइट्स आती हैं, जैसे कि हड़प्पा आता है, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही आता है और ये रावी नदी के किनारे आता है। इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा जो था वो 1921 में जो था वो की गई थी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली है, यहाँ पर हमें जो है वो अनागार देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो है वो 6 अनागार देखने को जो है वो मिले हैं। यहाँ पर हमें कब्रिस्तान देखने को मिला है, शंख से बना हुआ बैल देखने को मिला है, कांसे का एक सिक्का, एक कांसे का ही एक मिरर दर्पण टाइप में यहाँ पर जो है वो मिला है। बर्तन मिले हैं और बर्तनों के ऊपर जो है मछुआरों का चित्र जो है वो मिला है। ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें हड़प्पा से देखने को मिली है। तो हमने हड़प्पा का जाना, मोहनजोदड़ो का जाना। अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हल द्वारा जुता हुआ खेत, जो खेत थे वो हल के द्वारा जोते जाते थे, ऐसा जो है वो कहाँ पर एविडेंस मिलता है, तो ऐसा एविडेंस कालीबंगा में जो है वो मिलता है। घोड़े की हड्डियां कहाँ पर मिली थी, तो वो जो है वो सुरकोटड़ा में मिली थी। सुरकोटड़ा गुजरात में जो है वो आता है। और खेल का मैदान, स्टेडियम जो है वो कहाँ पर देखने को मिला था, और खेल का मैदान जो है वो धौलावीरा में देखने को मिला था, ये भी गुजरात में ही जो है वो आता है। और इसी तरह जो है वो ये पूछा जाता है कि ये कौन सा एविडेंस कहाँ पर मिला, तो वो आपने सारा डिटेल में जो है वो ध्यान रखना है। जैसे कि असेंबली हॉल हो गया, ऑप्शन में दिया गया, रॉयल पैलेस हो गया, मार्केट स्क्वायर हो गया, ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिली हैं। मार्केट, हाँ यहाँ पर मार्केट को बैकबोन जरूर माना गया, परंतु मार्केट स्क्वायर एक बाजार चौक, ऐसे एविडेंस कुछ खास नहीं मिलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, हु वर द पैट्रन ऑफ शिवाजी हु डाइड इन 1647 एंड द रीजन वाई शिवाजी बिकेम हिज ओन मास्टर। तो बोलते हैं शिवाजी के संरक्षक जो था वो कौन थे, जिनकी मृत्यु जो था वो 1647 में हो गई थी। और 1647 में इनकी मृत्यु के बाद जो है वो शिवाजी ने स्वयं को ही जो है वो स्वयं का स्वामी जो था वो बना दिया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने पहले भी इस सीरीज में क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ, आपने नोट किए हैं अगर क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जो है वो एग्जाम में चीजें लिंक करने को मिली होंगी। हम शिवाजी की बात कर रहे हैं, तो शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कौंडदेव। दादाजी कौंडदेव थे, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। दादाजी कौंडदेव थे, 1647 में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है वो शिवाजी ने अपने स्वयं के स्वामी जो है शिवाजी जो था वो बन गए थे। अब शिवाजी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। मराठा एम्पायर की बात यहाँ पर करना जरूरी है। शिवाजी की अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी जो है वो, इनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था, 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जीजाबाई इनकी माता का नाम था और इनके पिता जो थे उनका नाम शाहजी भोंसले उनका नाम जो था वो हुआ करता था। शिवाजी ने जो था वो 1643 में जो है वो सिंहगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और अगर हम बात करते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, तो 1647 में जो है वो कोंडाना पर इन्होंने अधिकार कर लिया था और 1648 में शाहजी को कैद कर लिया गया था। अतः पिता की रिहाई के लिए जो है वो शिवाजी ने जो है वो कोंडाना का
जो किला था वो वापस जो था वो कर दिया था। 1654 में पुरंदर का किला इनके द्वारा जीता गया। 1656 में जो है वो चंद्रराव मोरे से जो है वो जावली का किला इनके द्वारा जो था वो जीता गया था। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके कार्यकाल के दौरान पुरंदर की एक संधि हुई थी। ये पुरंदर की संधि जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी? पुरंदर की संधि ध्यान रखना है 1665 में जो था ये पुरंदर की संधि जो था वो हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो कब हुआ था और कहाँ पर इनका राज्याभिषेक जो था वो हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो 1674 में जो था वो हुआ था। ठीक है जी, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है, जून के महीने में होता है। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो किया गया था। इस अवसर पर जो था वो हेनरी ऑक्साइडन भी जो था वो उपस्थित थे, ये भी ध्यान रखें। और शिवाजी के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इनके अष्ट प्रधान आते थे, वो अष्ट प्रधान कौन कौन थे? जिसमें पेशवा आते थे, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में वो होते थे, मुख्य प्रधान जिनको बोलते थे। अमात्य होते थे, अमात्य जो है वो राजस्व मंत्री के रूप में जो था वो काम करते थे। वाक्यान्वीस होते थे, वाक्यान्वीस जो हुआ करते थे ये मंत्री राजा या फिर दरबार की जो प्रतिदिन की कार्यवाही होती थी उसकी जानकारी या फिर उसकी खबर जो था वो रखते थे। सुरनवीस होते थे, ये सचिव राजकीय पत्र व्यवहार के रूप में काम करते थे। और दवीर होते थे जो कि विदेश मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री के रूप में काम करते थे। और सरे नौबत होते थे, ये सेनापति यानी कि सेनापति सेना संबंधित कार्य जो देखते थे ये वो होते थे। सरे नौबत होते थे, सरे नौबत मैंने आपको बता दिया वो सेनापति वाला। और पंडित राव हुआ करते थे, ये अनुदान से संबंधित चीजों को जो था वो देखते थे। और न्यायाधीश होते थे जो कि न्यायिक मामलों को देखते थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। इतना सब याद रखने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हेन इज द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 ईयर। तो बोलते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना उसका कार्यकाल 5 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है, परंतु कब बढ़ाया जा सकता है? अगर आपको पता हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई सा भी स्टेट है, चाहे वो हमारा हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो कोई बाकी का स्टेट है, उसका जो कार्यकाल होता है ना बेसिकली वो 5 साल का जो है वो होता है, परंतु उसको 5 साल से भी ज़्यादा एक्सटेंड जो है वो किया जा सकता है। परंतु कब किया जा सकता है? पहले क्वेश्चन में बोलते हैं कि व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिक्वेस्टेड, कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके जो मंत्रिमंडल है वो रिक्वेस्ट करेगा तब उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरे में बोलते हैं कि ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, की इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको बढ़ाया जा सकता है। या फिर बोलते हैं इफ द गवर्नर विशेष, तो बोलते हैं कि अगर गवर्नर जब विश करेंगे या फिर गवर्नर की मर्जी होगी तब वो बढ़ा सकते हैं। या फिर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, कि प्रेसिडेंट का जो रूल होगा उस दौरान जो है वो बढ़ाया जा सकता है। देखिए कॉमन सेंस लगाइए सबसे पहले तो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने से जो है वो कार्यकाल बढ़ जाता तो वो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। हर 5 साल के बाद वो 6-6 महीने बढ़ाते रहते, उनकी मर्जी करती जब भी, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी जब लगी हुई है तब ऐसा हो सकता है? हाँ, ये सोचा जा सकता है। क्या गवर्नर की विश पर ये ऐसा किया जा सकता है? अगर गवर्नर की भी मर्जी होती तो शायद जो सेंटर और स्टेट का जहाँ पर तालमेल बनता है वहाँ पर एक्सटेंशन मिलती ही रहती, तो ऐसा भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट रूल में भी ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति जो होती है कि 5 साल के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है, वो ड्यूरिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जब किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है तब उसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है, परंतु ऐसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ऐसे कोई भी स्टेट है उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल ही जो है वो होगा। ये आपको बात क्लियर हुई कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितने जो भी एमएलए होते हैं वो कितने साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं। अब बोलते हैं कि ये जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जो है वो कितने टाइम तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं कि पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग 1 ईयर तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जो है वो हट गई है तो 6 महीने से अधिक जो है वो इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। आपातकाल हटने के 6 महीने के भीतर जो है वो विधानसभा का जो है वो चुनाव करवाना जो है वो होता है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसा भी जो है वो होता है। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो याद रख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो है वो होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से होती है। अब इसमें ये पहले तो ध्यान रखें कि ये जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसके जो 1/3 मेंबर है ना वो हर बोलते हैं एवरी सेकंड ईयर जो है वो रिटायर होते रहते हैं। ये भी ज़रूर ध्यान रखें। और बोलते हैं ये जो मेंबर चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये जो है वो 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले स्टेट हैं वो थोड़े अलग हैं। कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस तरह के स्टेट जो है वो आते हैं। कुछ और स्टेट डिमांड करते हैं परंतु उनको अभी ये दर्जा जो है वो नहीं मिला है। तो इतना आपको पता चला
क्या यहाँ पर कुछ आर्टिकल भी याद रखने चाहिए? तो आर्टिकल नंबर 172 यहाँ पर आप याद रख लीजिए। आर्टिकल नंबर 172 किसकी बात जो है वो करता है? ये बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर की अवधि होगी उसकी बात ये आर्टिकल नंबर 172 जो है वो करता है। तो आर्टिकल नंबर 172 भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल के बारे में पता चल गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पता चल गया। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए, ये कॉमन सी हैं, इनको जो है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या जो है वो पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी एग्जाम के लिए, एक साथ तैयारी कर रहे हैं, साथ में JVT को भी कवर करना चाहते हैं, तो ये 3 एग्जाम के लिए आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने हिमाचल जीके को, ओवरऑल जीके को, जो आपकी ओवरऑल जीके पूछी जाती है उसको भी अच्छे से कवर किया है, मैथमेटिक्स को भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश तो कवर हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि एक बारी में वन सॉल्यूशन आपको मिल जाए, वन लाइन सॉल्यूशन जिसको आप बोलते हैं वो मिल जाए आपको, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और एक के बाद एक एग्जाम्स के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। ये स्लॉट 4 का ऑफर है, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो स्लॉट 4 में जुड़ सकते हैं अभी के लिए। बाकी अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं तो उसकी अलग से टेस्ट सीरीज है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी हो सके, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है वो हर एक चीज़ को जो है वो कवर करने की कोशिश जो है वो की गई है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप खुद से जो है वो कितनी मेहनत करते हैं और खुद से कितनी डेडिकेशन के साथ जो है वो काम करते हैं। आफ्टर ऑल आपका ही जो मेहनत है, आपकी ही जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो ही काम आने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं दिस पावर डिराइव्स फ्रॉम पार्लियामेंट्स पावर टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश बियॉन्ड द इनिशियल पीरियड। तो बोलते हैं प्रारंभिक अवधि से परे अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की बोलते हैं संसद की शक्ति से प्राप्त है। तो बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए पहले कि क्या यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तब आपको पता चलेगा। पहले यहाँ पर मैं आर्टिकल नंबर 343 के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आर्टिकल नंबर 343 आप समझ गए तब आप बाकी चीज़ें भी जो है वो समझ जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो JVT के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि कैसी ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 343 में ये बोला गया है कि जो संघ होगा उसकी जो राजभाषा होगी वो जो है वो हिंदी होगी, हिंदी राजभाषा होगी, हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये जो है वो उसमें कहा गया है। परंतु इसमें अलग अलग सेक्शन बनाए गए, जैसे कि आर्टिकल नंबर 343 का पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, पहला और दूसरा सेक्शन ये बोलता है कि हिंदी जो है वो, हिंदी की जो देवनागरी लिपि होगी वो संघ की जो है वो राजभाषा होगी। लेकिन शुरुआत के जो 15 वर्ष थे, शुरुआत कैसी, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके शुरुआत के जो 15 वर्ष थे, 15 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजी का उपयोग जो है वो जारी रहेगा। तो 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने की बात जो है वो कही गई। फिर एक और सेक्शन इसमें जोड़ा गया, वो आर्टिकल नंबर 343 सेक्शन 3 जो है वो जोड़ा गया। सेक्शन 3 में ये बोला गया कि जो संसद है, संसद को 15 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद भी जो है वो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए विधायी शक्ति जो है वो प्रदान की जाती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक अवधि के परे, जो प्रारंभिक अवधि थी वो थी 15 साल, प्रारंभिक अवधि इनके 15 साल के बाद भी जो है वो अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए संसद की शक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल नंबर 343 सेक्शन 3 में जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो गया। आपने ये भी जान लिया सेक्शन 1, 2 जो है वो बोलते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि संघ की राजभाषा होगी, परंतु शुरुआत के 15 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजी ही जो है वो रहेगी। और शुरुआत के 15 वर्ष जब पूरे हो गए, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद 15 वर्ष पूरे हो गए, तो ज़रूरत ये पड़ी कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद जो है वो अंग्रेजी को कंटिन्यू रखना है। तो अंग्रेजी को कंटिन्यू रखा गया और सेक्शन 340 से जो आर्टिकल 343 है उसका सेक्शन 3, इसमें ये प्रोविज़न जो है वो किए गए। तो उसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित किया गया था, 1967 पारित किया गया था, ये सब जो था वो हुआ था। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 343 1, 2, 3 ये सेक्शन जो है वो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो बोलते हैं इंडिया का ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल जो है वो होती है। तो एनुअल रेनफॉल की बात की गई है यहाँ पर। एनुअल रेनफॉल सबसे हाईएस्ट जो होती है वो वेस्ट कोस्ट में जो है वो होती है। वेस्ट कोस्ट इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको इनर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेह इन जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न राजस्थान देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन ही इतने आसान दिए गए हैं कि वेस्ट कोस्ट ही आपके पास ऑप्शन जो है वो बच जाता है। पश्चिम घाट इसको बोलते हैं। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक बारिश होती है। और पूर्वोत्तर भारत जैसे कि मेघालय हो गया, मेघालय सबसे अधिक बारिश जो है वो यहाँ पर होती है हर साल। मेघालय में आपको पता है सबसे अधिक बारिश होती है। पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखा है उससे जो है वो बहुत भारी बारिश पश्चिमी घाट में जो है वो होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो नमी से भरी हैं। नमी की जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं ये उनको रोकती है और उन्हें जो है वो ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है, जहाँ से बारिश होती है बारिश के लिए वो मजबूर करती हैं। और औसत बारिश यहाँ पर जो है वो अक्सर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है वो हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। वैसे जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में हाईएस्ट बारिश जो है वो कहाँ पर होती है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर जो है वो सिंपल हो जाएगा कि मेघालय में जो है वो हाईएस्ट बारिश होती है। मेघालय के चेरापूंजी में, मानसीराम में जो है वो हाईएस्ट बारिश जो है वो होती है विशेषकर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। परंतु जब कोस्ट की बात की गई है, प्लेट्यू ऑप्शन में दिया गया है, लेह में तो आपको पता है बारिश ही कम होती है, वेस्टर्न राजस्थान में भी बारिश कम होती है। तो आपके पास जो ऑप्शन बच गया वही आंसर जो है वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ईस्ट वेस्ट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। तो बोलते हैं बृहद हिमालय श्रृंखला की बोलते हैं पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है। तो बोलते हैं कि जो यहाँ पर बोलते हैं जो ईस्ट वेस्ट लेंथ है ग्रेटर हिमालय की वो कितनी है। तो क्या ये 2900 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, या फिर ये जो है वो 2500 किलोमीटर जो है वो है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में जो है वो आती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 मीटर के बीच में आती है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 120 से 140 किलोमीटर के बीच में जो है वो आती है। इसका विस्तार जो है वो नंगा जो पर्वत आता है पश्चिम में, वहाँ से जो है वो नामचा बर्मा तक जो है वो हुआ है। नामचा बर्मा पूर्व में आता है और नंगा पर्वत जो है वो पश्चिम में जो है वो आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर तक जो है वो जाती है। तो ये सब आपने जो है बृहद हिमालय के बारे में ध्यान रखना है। ये जो बृहद हिमालय श्रृंखला है, बृहद हिमालय श्रृंखला को जो है वो हिमाद्री भी बोलते हैं। और पश्चिम में सिंधु नदी से, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से जो है ये टच होती है या फिर यहाँ तक फैली हुई है। लंबाई चौड़ाई इसकी आपको पता चल गई। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दी, लंबाई क्या, चौड़ाई क्या, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नदियाँ कौन सी आती हैं, वो सब यहाँ से जो है वो क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हाट सब्सटेंस इज कॉमनली अप्लाइड टू रिड्यूस पेन व्हेन द एंट बाइट्स एंड वाई। तो बोलते हैं कि जब चींटी काट लेती है और पीड़ा होती है तो सामान्य रूप से कौन सा पदार्थ लगाया जाता है और क्यों जो है वो लगाया जाता है। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल से आपको पता होना चाहिए कि जब चींटी काट लेती है तो कौन सा जो है, अभी तक तो क्या पढ़ते आए थे, जब चींटी काट लेती है तो कौन सा एसिड वो छोड़कर जो है हो जाती है। तो एसिड भी पढ़ रखा है, परंतु अब चींटी काट लेती है तो बोलते हैं कौन सा पदार्थ जो है वो बेसिकली लगाया जाता है। क्या साबुन, क्योंकि ये अम्ल को जो है वो अवशोषित कर देता है, साबुन लगाया जाता है। क्या जल लगाया जाता है क्योंकि ये अम्ल को तनु कर देता है। क्या सिरका लगाया जाता है क्योंकि ये क्षार को उदासीन कर देता है। क्या बेकिंग सोडा लगाया जाता है क्योंकि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अगर हम बात करें कि जब चींटी काट लेती है तो क्या लगाया जाता है, देखो साबुन लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जल का भी नहीं है, सिरके का भी नहीं है। बेकिंग सोडा उस टाइम रेकमेंड किया जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है वो लगाया जाता है जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, या फिर इसको जो है वो कैलामाइन लोशन भी जो है वो बोलते हैं, कैलामाइन लोशन के रूप में भी जो है वो लगाया जाता है। जब चींटी काटती है तो यही लगाया जाता है। चींटी के काटने से जो है कौन सा एसिड वो छोड़कर जाती है, तो वो जो है वो फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं, तो वो छोड़कर जो है वो जाती है। अब इससे जलन होती है, दर्द होती है, और बेकिंग सोडा जब लगाते हैं तो ये एक बेस का काम जो है वो करता है। और जो बेस का काम ये करता है, जो एसिड चींटी के द्वारा छोड़ा गया होता है उसको ये जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको उदासीन वो जो है वो कर देता है, और वहाँ से थोड़ी दर्द होगी, जलन होगी, वो थोड़ी कम हो जाती है। ये आपको पता चल गया। तो आपको पता चला यहाँ से कि चींटी के काटने से कौन सा जो है वो एसिड छोड़कर जाती है। जब वो एसिड छोड़कर जाती है, जहाँ वहाँ से जो दर्द होती है, जलन होती है, उसको जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप ऐसा भी ध्यान रखिए कि किस चीज़ में कौन सा एसिड जो है वो होता है।
पहले तो आप ये चींटी वाला ही ध्यान रखिए कि इसमें मिथेनोइक एसिड होता है और इसको साइंटिफिकली HCOOH कर कर जो है वो लिखा जाता है। अब देखिए अगर न्यू जो एग्जाम हो रहा है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो ये HCOOH इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आपको ध्यान रखनी है, जो मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और एसिड की अगर हम बात करते हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड जो है वो होता है, तो उसमें जो है मैलिस एसिड होता है, सिट्रिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। वैसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड भी जो है वो पाया जाता है। टोमेटो के बाद जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि विनेगर में कौन सा एसिड जो है वो होता है, तो उसमें एसिटिक एसिड जो है वो होता है। और एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड को जो है वो लिखते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए, तो उसको CH3COOH कर कर जो है वो लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन भी जो है वो दे दिए जाते हैं। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एप्पल में जो है वो कौन सा एसिड जो है वो होता है, तो एप्पल वाला क्वेश्चन ये HS में भी पूछा गया है। एप्पल का भी आप ध्यान रखिए, एप्पल में जो है वो मैलिस एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी, मैलिस एसिड जो है वो पाया जाता है, ये भी आप नोट करें यहाँ पर। तो इतना सब आपने जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, मैलिस एसिड को कैसे लिखते हैं, इसको C4H6O5 कर कर लिखा जाता है, C4H6O5 कर कर पूछा जाता है। अब देखो ये याद रखने की आदत डाल दीजिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट के हैं। ये साइंटिफिक नेम रखना भी, आप फॉर्मूलाज याद रखना भी जो है वो सीख लीजिए, क्योंकि HPRC का नया पैटर्न यही कहता है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको डालने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कस्कुटा ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कस्कुटा बेसिकली प्लांट का ही एक टाइप है, तो कस्कुटा जो है वो क्या है, कस्कुटा एक प्लांट की तरह है। बोलते हैं कस्कुटा जो है वो किस विधि के द्वारा अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है। क्या ये कीटों को फंसाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या ये जो परपोषी पौधे हैं, परपोषी पौधे से तैयार भोजन ग्रहण करता है, क्या ये मृदा से जो अवशोषण होते हैं वहाँ से भोजन जो है वो प्राप्त करता है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है। अगर हम कस्कोटा की बात करते हैं तो कस्कोटा जो है, कस्कोटा का ये आप बेसिकली ध्यान रखिए कि ये देखो कस्कोटा ना, ये जो परपोषी पौधे होते हैं उनसे जो तैयार होता है भोजन उसको ये ग्रहण करता है। बेसिकली मैंने कहा ये प्लांट होता है। अब देखिए प्लांट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्री जो है वो आ गया, परंतु आप कई बार देखते हैं ट्रीज के साथ कुछ बेल्स, पतली पतली बेलें जो हैं वो लिपटी होती हैं और वो उन क्या बोलते हैं कि वो उन पौधों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो सुखा देती हैं। तो बेसिकली जो बेल्स होती हैं ना वही कस्कोटा है, वही कस्कोटा का एक टाइप है। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बनाते। जैसे आमतौर पर पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, जो दूसरे पौधे होते हैं उनके साथ लिपट कर जो है वो उनको सोख देते हैं और वही उनका भोजन होता है। ये खुद को वैसे ही जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो जीवित रखते हैं। और इनको जो है वो कस्कोटा को जो है वो अमर बेल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं, अमर बेल भी जो है वो इसको बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे ये अमर बेल के नाम से भी जो है वो जानी जाती हैं। ठीक है, अमर बेल भी इनको बोलते हैं। कस्कोटा का पता चल गया, ना ही ये प्रकाश संश्लेषण से, ना ही मिट्टी से, ना ही ये कीटों को फंसाकर अपना भोजन लेते हैं। ये अपना भोजन जो है वो दूसरे पौधों से जो है वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कस्कोटा जिसे सामान्य रूप से अमरबेल के नाम से जाना जाता है, यह परजीवी है, यानी कि पैरासाइटिक पौधा है। बोलते हैं इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ कैन टू कंट्रीज विद इक्वल पर कैपिटा इनकम डिफर इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट आउटकम्स। देखिए अगर दो कंट्रीज उनकी पर कैपिटा इनकम इक्वल है तो ऐसा नहीं कि उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी, या फिर डेवलपमेंट से आउटकम जो होगी वो भी इक्वल होगी, ऐसा नहीं होता। अब बोलते हैं कि हाउ कैन, कैसे पॉसिबल है ऐसा। बोलते हैं उनमें भिन्न मुद्राओं का उपयोग हो सकता है, या फिर उनमें उद्योगों की संख्या समान हो सकती है। बोलते हैं अगले कोई ऑप्शन में कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक उनकी पहुंच का स्तर भिन्न हो सकता है, और बोलते हैं वे विभिन्न महाद्वीपों में स्थित हो सकती हैं। देखिए बेसिकली अगर दो कंट्रीज हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इक्वल है तो उनकी डेवलपमेंट आउटकम्स अलग हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर अलग रूप से जो है अलग रूप से जो है वो ध्यान देते हैं, वो शिक्षा के ऊपर जो है वो अलग रूप से ध्यान देते हों। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि वो स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक उनकी पहुँच जो है वो भिन्न हो सकती है। तो ये जो है वो बेसिकली इसका रीज़न है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो वो स्टार लगाने और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात की गई है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बोलते हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बोलते हैं उसकी जो प्राथमिक भूमिका है उसका वर्णन जो है वो आपको करना है। तो WTO की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइमरी रोल आपको बताना है कि क्या है इसका प्राइमरी रोल। पहले में बोलते हैं कि राष्ट्रों के बीच में मुद्रा विनिमय दरों को विनियमित करना, या फिर ज़रूरतमंद देशों को विकास ऋण प्रदान करना, या फिर विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है वो सुगम बनाना, या फिर सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करना और उनको लागू भी करना। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जब ट्रेड की यहाँ पर बात की जा रही है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर कंट्रीज होंगी, सदस्य देश होंगे, और ये वही करेगा कि उन जो सदस्य देश हैं उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको नियंत्रित किया जा सके अच्छे से, कि ऐसा नहीं कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कर रही है। ऐसे नियम बनाएंगे और उनको उन नियमों को भी जो है वो ये जो है वो लागू करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी ही जो है वो सही आंसर होगा। बेसिकली ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन था और रिपीटेड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शंस खुद ब खुद एलिमिनेट होंगी अगर आपको जानकारी है, इसीलिए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके। स्टैटिक जीके में याद रखने वाले पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। WTO की बात की गई है कि WTO यहाँ पर है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की कब गई थी? इसकी स्थापना 1995 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि 1995 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, और जो इसके जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सितंबर 2025 में आयोजित किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय और श्रीलंकाई सशस्त्र बलों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और आपदा राहत अभियान चलाना था? देखिए बोलते हैं कि 2025 सितंबर में एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उस एक्सरसाइज का नाम आपको बताना है। इससे पिछले एडिशन में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन JBT के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी आप कमेंट कर इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।